केवल तुम ही जुड़े हो शिवेन? अभी और नहीं कोई जुड़ा? ऐसा तो नहीं वो वाले में भेज दिया हमने तो उसमें भेजो, जनरल वाले ग्रुप में भेज दो यही लिंक। हाँ भेज दो भेज दो। उस दिन का क्या हुआ है प्रोग्राम का? वो हाँ कुछ पता तो क्या ऑफलाइन वहां जाके करेंगे? अच्छा, वहाँ वहां जाके हो रही है तो मैडम करवा रही हैं? अच्छा, ऐसा कोई सर्कुलर तो अभी आया नहीं। हो सकता है ये इंटरनल मैटर हो, पहले से चल रहा हो। देखो कितने लोग जुड़ गए। 5 हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है तो स्टार्ट कर लें जल्दी ही। हम्म, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करेंगे फिर बंद कर देंगे क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले लेता है वो। राजीव, श्वेता, शिवेंद्र और कौन है आ गया? और ये शिवन, शिवन बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम वो ले लेना स्क्रीनशॉट है। जब मैक्सिमम स्थिति हो उस समय पे ले लेना। एक अभी ले लो चाहो तो फिर मतलब जैसा चाहना। तो आज का टॉपिक क्या रखा था हम भूल रहे हैं। हाँ हाँ, यौगिक ध्यान में प्राणायाम की वैज्ञानिकता। तो आज का जो ये कौन जियोमी नोट से कौन जुड़ रहा है? नाम नहीं है इसका? हैं? हेलो, आवाज जा रही है? ये कौन, ये कौन जियोमी नोट 10 से जुड़ रहा है? ये कौन है? अनजान व्यक्ति है मेरे को लग रहा है कि अपनी क्लास का ही कोई है। अभी हमने एडमिट नहीं किया, एडमिट कर लें क्या? कर लेते हैं, करके पूछते हैं कौन है। कौन अभी जुड़ा है भाई? अभी जस्ट जियोमी नोट 10। नाम बताएं बेटा आप। नियति वर्मा लेफ्ट कर गई, क्यों लेफ्ट कर गई? चलो वो उनकी अपनी मर्जी। हाँ क्या कर था टॉपिक? यौगिक ध्यान में प्राणायाम की वैज्ञानिकता। आज के टॉपिक के अनुसार जो हमने इस टॉपिक को चुना है वो कारण ये था क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट या मेरा जो मेरे को स्पेशली हम क्या पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं आपको, मेडिटेशन। मेडिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, सभी महत्वपूर्ण अंग हैं, आसन भी है, यम नियम भी है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्राणायाम। विदाउट प्राणायाम कंसंट्रेशन कभी भी सधेगा नहीं। एक उक्ति है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कि मनुष्य का जन्म तो सहज है किंतु मनुष्यता बड़ी कठिन साधना के बाद प्राप्त होती। तो इस उक्ति के अनुसार हम योग साधना या योग की किसी भी क्रिया का अभ्यास करते समय सही मायने में उसको जब तक निष्ठापूर्वक पूरी दृढ़ता से उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो किसी भी स्थिति में हम उसमें सिद्धहस्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ हम शब्द यूज कर रहे हैं सिद्धहस्त। सिद्धहस्त मीन्स कि आप उसमें थोड़ी बहुत, एक होता है स्किल्ड पर्सन, एक होता है नॉन स्किल्ड और एक होता है फुल स्किल्ड।
और एक होता है सेमी स्किल्ड। तो असिद्धस्थता का अर्थ यह है कि आप सेमी स्किल्ड से थोड़ा अप हो गए। उस स्थिति में तब तक आप नहीं जा सकते हैं जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, और यह निष्ठा ही जब आप सिद्धस्थ हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पूरी तरह से उसमें दक्षता प्रदान कर देगा, और वही दक्षता आगे सिद्धता की ओर ले जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्राणायाम को सामान्य तौर पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके प्रकारों के अनुसार जान लिया कि प्राणायाम का अर्थ है नाड़ी शोधन शोधन करना, अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, भस्त्रिका करना, और जितने भी और जो आप लोग को याद आते जाएं वो सारे के सारे बस वही प्राणायाम है। प्राणायाम का सामान्य अर्थ आप लोगों ने अपने टीचर्स से यही समझा और सुना होगा कि प्राण को आयाम देना। प्राण यानी वाइटल एनर्जी आपके अनुसार, या जो आपने अभी तक सीखा है, हमने भी आपको यही बताया होगा कि प्राण यानी वाइटल एनर्जी, और वाइटल एनर्जी को विस्तारित करना, डाइमेंस करना, मींस प्राणों को, प्राण की वाइटल एनर्जी को हम विस्तारित करते हैं, वो हो गया प्राणायाम। लेकिन यहां पर जब हम इसकी साइंटिफिक वे में जब पड़ताल करते हैं, शोधपूर्ण दृष्टि से सब दिमाग लगाते हैं, तब यह व्यक्त होता है कि प्राण और प्राणवायु जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एक नहीं हैं। ऑक्सीजन एक वायु का कंपोनेंट है, एयर कंपोनेंट है ऑक्सीजन। या आप सब साइंस के विद्यार्थी जो लोग हैं वो सब जानते होंगे कि एयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द कंपोनेंट ऑफ एयर। तो जब वो वायु का एक घटक है तो उस घटक में प्राण समाहित कैसे होते हैं? प्राण कहां से समाहित हो गए? कारण है, जो यह वायु का घटक है ऑक्सीजन, इसमें एक पावर है, एक आकर्षण की शक्ति है, और वह आकर्षण शक्ति यह है कि वह जैसे हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा फिजियोलॉजी पे आप जाएंगे, जब हमारे स्वस्थ गैसीय विनिमय होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती है, और वो उसको हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में बाय किस कौन सी बस पे बैठता है, कौन से व्हीकल पे बैठता है? आरबीसी की व्हीकल पे बैठ जाता है, और उस बस के माध्यम से हीमोग्लोबिन हाथ पकड़ के ऑक्सीजन को वहां हमारी सेल तक पहुंचा देता है, और वह उसी टाइम जैसे ही पहुंचाता है तुरंत एक्सचेंज भी कर लेता है, जो त्याज्य मटेरियल है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ले लेता है और उसे वापस लाके अपने गंतव्य स्थान पे छोड़ देता है। ये काम होता है सामान्य तौर पर। यही एक श्वसन प्रक्रिया का एक सामान्य निरूपण जो अगर किया जाए तो वही होगा, वो यही होगा। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, उसी तरह से ऑक्सीजन में एक गुण है कि वह अपनी ओर आकर्षित करती है किसे? प्राण को। और वह आकर्षण तभी होगा जब वह प्राण जो है, वह प्राण किसी चैतन्य व्यक्ति में, जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा मौजूद है, यानी आत्मा में ही चेतना होती है। जिस व्यक्ति के या जिस जीव में आत्मा विद्यमान है वह चैतन्य है, और चैतन्य जो है उसमें वह चेतना स्वरूप प्राण जाके जुड़ जाता है। किसके माध्यम से? कौन लेके उसे पहुंचाता है? ऑक्सीजन। तो वह ऑक्सीजन जो एयर का घटक है वह प्राण को जोड़कर लेके अपने साथ, और वो प्रवाहित करता है। केवल उसका और काम ये होता है प्राण को श्वासों के माध्यम से शरीर के भीतर पहुंचाना। अब बात आती है कि ये जो हम ऑक्सीजन है ये तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाके सप्लाई होती है, उसका इंटरचेंज होता है, लेकिन प्राण किसके माध्यम से शरीर में जाता है? प्राण हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियों की या 3.5 लाख नाड़ियों की परिकल्पना की गई है, उसके माध्यम से शरीर में, पूरे शरीर में संचारित होता है। आप मेडिकल व्यू से यानी मेडिकल स्टूडेंट के नाते अगर देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये बात आपको थोड़ा गले नहीं उतरेगी, क्योंकि आप अगर
डिसेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें आपको नर्व मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं नाड़ी नहीं दिखेगी। और बच्चों में विशेषकर एक भ्रम पैदा हो गया है कि नाड़ी मीन्स स्नायु। नाड़ी और स्नायु बड़ा थोड़ा सा अंतर है। आपने देखा होगा आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य होते हैं, वो कहते हैं हम नाड़ी परीक्षण के द्वारा रोग की पहचान करते हैं। ये होता था, ये सिस्टम है आज भी आयुर्वेद में, उसके ज्ञाता नहीं है इस समय, कम है, होंगे तो वो छिपे हुए हैं। तो वो नाड़ी, यहां पर वो नाड़ी कौन सी है, जो ब्लड के थ्रू जो हमारी नसें आती हैं या वेसल्स हैं, उनके आप जो उनसे स्पंदन होता है, उस स्पंदन के थ्रू वह पहचानते हैं। वहां उन्होंने नाड़ी शब्द का प्रयोग किया। और कुछ बुक्स में स्नायु संस्थान को नाड़ी संस्थान भी कई जगह पे उद्धृत कर दिया गया। इसमें दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है। नाड़ी शब्द प्रयोग किया गया है जो हमारे प्रॉपर चैनल हैं प्राण के कंडक्शन के लिए, यानी उसके परिवहन के लिए जो नाड़ियां हैं वो अलग हैं, जो इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं दे सकती। इनको देखने और अनुभव करने के लिए हमें तप की जरूरत होगी। तप कौन सा तप, जो योग साधना के द्वारा किया जाता है। और वह हमारे ऋषि महर्षि बड़े ही मनीषी थे। उन्होंने केवल ये जो आपने रंध पढ़े होंगे षटकर्म, षटकर्म में शिवेंद्र सबसे पहला कौन सा षटकर्म है? हाँ, धोती नहीं बेटा, और कोई बताओ, सबसे पहला षटकर्म कौन सा है? सबसे पहले षटकर्म जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पहले का क्रिया, हाँ कौन बोला बेटा? हेलो, हाँ कौन बोला? हाँ राजीव बेटा, सही कहा। नेति सबसे पहला षटकर्म की क्रिया है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, ऑथेंटिक ग्रंथ हैं इसके हठ योग के, उनमें नेति की जो मूल प्रक्रिया बताई गई है वह सूत्र नेति है। हमने आज के समय में कालांतर में स्थितियां बदलने के बाद, चूंकि अब हम लोग डरते हैं, रस्सी देख के सांप बनना समझ लेते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। कोरोना हो गया, जहां हो रहा है वहां हो रहा है, हमें अभी हुआ नहीं, हमारे परिवार में नहीं हुआ, हमारे आसपास में नहीं हुआ, लेकिन अंदर भय है। तो ये भय बना है, तो वो डरपोकपन हमें बदल दिया, हमें किसमें, कि हम सूत्र नीति करने में थोड़ा घबराते हैं। कौन, तो उसके लिए उन्होंने क्या बना दिया, जो योगाचार्य हैं उन्होंने इसके लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था कर दी कि आप जल नीति कर लो। मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि योग की आप कोई क्रिया करो या ना करो, लेकिन आज के जो इस समय का वर्तमान परिवेश है, आज ही अभी का नहीं, अब से पहले का, यानी पॉल्यूशन वाला जो समय चल रहा है, प्रदूषण वाला समय चल रहा है, इस समय सबसे अगर इसेंशियल योग की कोई क्रिया है तो केवल और केवल नेति है, और उसके बाद दूसरा काम है कपालभाति। तो नीति जो हम लोगों को हम लोग बताते हैं, तो वो क्यों करते हैं? अभी थोड़ा सा हम आपको डिक्टेट करेंगे, जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है काहे की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तब आपको समझ में आएगी। तो नीति सबसे महत्वपूर्ण है, और जल नीति जो है वो सबसे फायदेमंद है आज के समय को देखते हुए। एक उक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश मीन्स ज्ञान, ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको क्षीण कर देता है कौन? यह योग की क्रियाएं। और किसके माध्यम से? एक और बात आप सब बच्चे विशेष करके सुन लो, आपको योग की फील्ड में कुछ भी करना है तो आपको पातंजल योग सूत्र का एक एक सूत्र कंठस्थ हो, अगर कंठस्थ नहीं है तो कम से कम उनका हर सूत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ होम्योपैथी एक विधा है आयुष विभाग की, तो होम्योपैथी के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको एक सब्जेक्ट है उनका आर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो उस आर्गेनन ऑफ मेडिसिन में महात्मा हैनीमैन ने सूत्रों की संरचना करी है, और वो
एक विशेष विशेष उन्होंने पर्टिकुलर नियम दे दिए। जैसे एक सिंपल सा है कि वन टाइम वन रेमेडी, हालाँकि आज के होम्योपैथ नहीं उसको अब आप आजकल प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं क्योंकि इस समय बदल गया समय। तो ऐसे ही आपको हमारा योग वाले जो योग थेरेपिस्ट हैं या योग के जो लोग योग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए पतंजल योग सूत्र इज़ द ऑर्गेनन ऑफ योगा थेरेपी। एक तरह से योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे आपको एक-एक सूत्र का पूरा व्याख्यात्मक विवरण मालूम होना चाहिए। क्योंकि हर सूत्र जो है अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या को समेटे हुए है। योग सूत्र की जब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसका अर्थ क्या है? सामान्य तौर पर आप लोग सब समझ में आ रहा होगा कि अथ माने अब, योग अनुशासन प्रारंभ होता है या यह योग का अनुशासन है। सही मायने में जब हम स्वयं पर इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, यदि व्यक्ति साधक है, योगी है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर अथ योगानुशासनम का अर्थ यहाँ ये होगा कि अब आप योग के अनुशासन में आ गए हैं, यानी कि आप अपने शरीर पर, इंद्रियों पर और विचारों पे पूरी तरह से नियंत्रण करते हुए उन्हें अनुशासित कर लें, तभी आपका मन पूरी तरह से वश में होते हुए नियमित और नियंत्रित हो सकेगा। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है, विचार वश में नहीं है, जिह्वा वश में नहीं है और शरीर के अंग, शरीर के उपांग वश में नहीं है, कैसे मान लें कि वह योग का अभ्यासी है या वह योगी है? यदि आप योगी हैं तो आप में ये लक्षण होना कंपलसरी है कि आप अपने शरीर, इंद्रियों और मन के साथ बुद्धि को भी पूरी तरह से वश में और नियंत्रण में कर लें, तभी संतुलन बन पाएगा। तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम का अर्थ है जो यह प्रकाश का के ऊपर जो आवरण, जो हमने मल इकट्ठा कर लिया, मल मीन्स धुंध, वो धुंध इकट्ठी हो गई है, तो उसको कैसे हम क्षीण कर सकते हैं? योग की कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से। और वह कब होगा? जब नाड़ी शुद्धि होगी। नाड़ी शुद्धि वह 72,000 जो कि हमने घेरंड संहिता में पढ़ी या शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, उनके बारे में जाना सुना। इनमें सबसे प्रमुखतम नाड़ियां हैं सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। यानी कि अब जब इसे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वह अगर बिल्कुल साम्य होम्योस्टेटिस लेवल पे रहेगा तो आपके शरीर की समस्थिति या साम्य स्थिति बनेगी और वही आपके लिए हितकर या कल्याणकारी होगी। करें कैसे? क्या करें इसके लिए कि ये साम्य स्थिति बनी रहे? तो आपको नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी। नाड़ी शुद्धि करने के लिए केवल और केवल 2 उपाय। पहला, श्वासों के माध्यम से नाड़ी शुद्धि, या आप सामान्य तौर पर देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। दूसरा है कपालभाति। कपाल मीन्स स्कल, स्कल यानी बाहर। आपने लैंप देखी होगी पुराने टाइम में, जो पेट्रोमैक्स जलती थी, तो गैस वाली, तो उसमें जब जलाते थे तो रोशनी हो जाती थी। तो क्या उसका शीशा चमकता था? शीशा नहीं चमकता था। शीशा यानी जो ऊपर का कवरिंग है, यानी कपाल, हमारा स्कल, वो है कवरिंग। उसके भीतर क्या है? आत्मा, जो हमारी चेतना है। उस चेतना को जब तक प्रदीप्त नहीं करेंगे, वो प्रदीप्त कब होगी? नाड़ी शुद्धि के माध्यम से। वो जो धुंध बनी है उसको हम साफ करें। नाड़ी शुद्धि के माध्यम से जब उस धुंध को हम साफ कर लेंगे तो आत्म प्रदीप्त हो जाएंगे। जब आत्म प्रदीप्त हो जाएंगे उससे प्रकाश उत्पन्न होगा और वह प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो तम विसर्जित हो जाएगा। जब तम विसर्जित हो जाएगा तो हम आत्मोन्नायक प्रज्ञा दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे। जब आत्मोन्नायक प्रज्ञा दृष्टि हमें मिल जाएगी तो हम क्या सही है यानी कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, किसके लिए? केवल हमारे लिए नहीं, हमारे पूरी समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसकी उस पूरी तरह से उसको समझने परखने में सक्षम हो जाएंगे।
और एक स्थिति आएगी कि हमें स्वयं पर और सृष्टि के समस्त जीवों के साथ संतुलन बनाने की अवस्था प्राप्त होने लगेगी, और वह अवस्था जब मिल जाएगी तो हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, यानी परम तत्व को हम जानने लगेंगे। ये तो बड़ा गूढ़ बात हमने बोल दी, लेकिन अब बात आती है, इसकी बात हम करें जो प्राणायाम है उसकी वैज्ञानिकता क्या है। आप सबने पढ़ा है, फिजियोलॉजी में सर ने आपको पढ़ाया होगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम नोज टू लंग, यानी नाक से लेके और फेफड़े तक जो है आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक या कौन सा इसे बोलेंगे, श्वसन पथ, ये होता है। किंतु देखो रुकने लगा, एक मिनट बेटा। किंतु एक बात यह समझने वाली है कि जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाक ही नहीं, नाक से पूर्व है क्या, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल माने नासा छिद्र। नासा छिद्रों की कंपलसरी स्थिति समझना बहुत आवश्यक है। यदि नाक की बात होती तो प्रकृति हमारे शरीर में या मुख पर केवल एक छिद्र बना के छोड़ देती, वो नाक हो गई। दो छिद्र क्यों बना दिए? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, तब तो दो छिद्रों की उन्होंने रचना की। और ये दो छिद्र बनाए तो ये इसी जगह पर क्यों हमें स्थित कर दिए गए कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, बिल्कुल सेंटर पार्ट पे। ये भी समझने की बात है कि सेंटर पार्ट पे ही क्यों बना दिए गए। उसके बाद ये जब नाक नॉस्ट्रिल्स की संरचना हुई, फिर उसके अंदर और बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिए गए। उन स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है हमें उनको, उनके बारे में एक छेद बना दिया था, सांस में हवा भरती और फेफड़े में जाके पहुंच जाती है, उसके बाद फिर वापस आ जाती। ये समझने वाली बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण या विशेष आवश्यकता जरूर से जरूर प्रकृति ने समझी, और वह हमें जानना है। हमारे योग दर्शन के अनुसार, योग दर्शन की जो फिजियोलॉजी है उसके अनुसार हमारे शरीर की में जो स्वतंत्र तंत्र है वो नोस्ट्रिल यानी नासा छिद्र, ध्यान दें, नासिका नहीं, नासा छिद्र से प्रारंभ होकर जो एवरी सेल है, सेल हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं की, कोशिकाओं तक जाती है, ना कि लंग्स तक। क्यों? क्योंकि हम जो गैसीय विनिमय करते हैं वो केवल और केवल वहां पर देखने के लिए लगता है, एक सेंटर बना दिया, एक ऑफिस बना दिया, वो है लंग्स। उन जगहों पे पता चल रहा है कि एक इंटरचेंज हो रहा है गैस का, लेकिन हम सेल से लाते हैं ना, तो सेल तक है। जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने चिट्ठी डाल दी और वो जब तक उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंची और जिसको दी गई है वहां तक नहीं दी गई, उससे रिसीविंग नहीं ले ली गई, तो हम कैसे कहते हैं कि केवल कहां से कहां तक पोस्ट ऑफिस का काम है, कानपुर के हेड पोस्ट ऑफिस से लेके दिल्ली के हेड पोस्ट ऑफिस तक, बस इतना नहीं। यहां से जहां से हमने आपको लेटर भेजा है वहां से लेकर लेटर रिसीविंग तक, और फिर लेटर रिसीविंग से जहां वहां पे हमें खबर पहुंची कि हाँ रिसीविंग हो गई, ये पूरा है सिस्टम। तब उसके अनुसार हमारी फिजियोलॉजी चलती है। इसे समझने के लिए देखो, प्रकृति ने हमारे नाक में या नासिका में कितने बढ़िया सिस्टम लगा दिए। नाक में क्या है, बाल हैं, बाल, हेयर्स। उनकी संरचना कैसी है, एकदम सीधे नहीं है, जैसे ब्रश के बाल होते हैं उस तरह से नहीं है, वो आगे की ओर झुके हुए हैं, आपकी नासिका की तरफ, जो वहां पे नॉस्ट्रिल का छिद्र है उधर की ओर घूमते हुए। क्यों है? आपने जो एयर ली उस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, उनको उन्होंने घेर लिया और वहीं रोक दिया, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल हैं उनको वहीं रोक दिया। ठीक है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस का स्रवण होता है और साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाले केमिकल्स जो पैथोजेंस हैं, जो सामान्य पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह हैं, कुछ हद तक उनको नष्ट कर देते हैं। अब एक बात और, क्या जरूरत है लैक्राइमल एपरेटस की? जब हम महीने में या सालों में या 6-6 महीने में कभी एक बार रोते हैं,
जो बात-बात पे रोते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य तौर पर देखा गया है ना कि हम लोग रोते कब हैं? जब या तो आँख में कुछ चला जाए तब आँख से आँसू निकलते हैं और या फिर बहुत बड़ी कोई घटना हो जाए तब रोते हैं। और ईश्वर कृपा से ऐसी घटनाएँ किसी के साथ ना घटें, लेकिन देखा यही गया है कि लोग ज़्यादातर महीने, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कभी साल-साल, 2-2 साल में रोते हैं। तो लैक्राइमल एपरेटस का वर्क सिर्फ़ और सिर्फ़ अश्रुओं का श्रावण ही नहीं है, केवल टीयर्स निकालना नहीं है, उनका एक काम और है। ये जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी को मॉइस्ट करने का, यानी वो आर्द्र बनी रहे, उसका भी काम है। कितनी बड़ी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। और वो जब आर्द्रता रहेगी तो जो छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल है वो गीले होने की वजह से वहाँ चिपक गए। अब थोड़े से बच गए। अब वहाँ जो जाएँगे तो 2 चीज़ें जाएँगी। एक तो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अनुसार होगा। आपके शरीर का निश्चित तापमान है, हो सकता है बाहर की हवा ठंडी हो, ठंडक का मौसम है तो, या गर्मी हो, गर्म हो तो गर्मी में वो गर्म हवा होगी। तो आपके शरीर के तापमान के बराबर नहीं है। तो उसको ठंडा कैसे करें? जो नेज़ल कैविटी है तो नेज़ल कैविटी की जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल में कुछ ऐसी संरचना कप लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनमें एयर जाती है, यहाँ फंसी और फिर अगले वाले में चली गई, फिर उससे अगले वाले में चली गई, ऐसे रहट सिस्टम के की तरह वो धीरे-धीरे आगे सरकती जाती है और चूंकि वो सतह के संपर्क में आती है तो धीरे-धीरे उसका टेम्परेचर भी अप होने लगता है, यानी शरीर के टेम्परेचर के अनुकूल होने लगता है। फिर उसको इनहेल किया, ट्रेकिया के माध्यम से वो धीरे-धीरे आगे बढ़ी, ट्रेकियल जो ट्री है उसके माध्यम से आगे और आगे गई और फिर लंग्स तक पहुंची, अल्वलाई तक पहुंची, या लंग्स ने लिया, कैच किया। क्या कारण है कि हम ठंडी श्वास लेते हैं, हवा ठंडी जो होती है बाहर की उसको ग्रहण करते हैं और जब बाहर निकलती हाथ लगाते हैं तो गर्म हो जाती है। यानी कि कारण यही है ना कि जब हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुकूल हो गई हवा तो वो जब वापस आती तो वो गर्म हवा ही आती है, जो निश्चित नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का उस तरह का होकर निकल के आती है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करती है, फिक्शन का भी काम करती है, फिल्टरेशन का भी काम करती है हमारी नासिका। उससे आगे हम आते हैं कहां पर? बक्कल कैविटी में। वहां पर लैरिंग्स है, लैरिंग्स से के थ्रू ट्रेकिया में और ट्रेकिया के थ्रू फिर लंग्स में जाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये सामान्य सी फिजियोलॉजी है। जो आपने एयर ली उसमें जो ऑक्सीजन है उसको वहां पहुंचाया, लंग्स की यानी अल्वोलाई में पहुंचा। अल्वोलाई में जाने के बाद वहां पर कैपिलरीज के माध्यम से, कौन सी कैपिलरीज? जो पल्मोनरी वेन्स है वो लाई, ऑक्सीजनेटेड वाली जो है उसको लाई, और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसने डीऑक्सीजनेटेड वाली यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले लिए, उनको लेके वापस फिर वापस निश्वसन के माध्यम से बाहर फेंक दी। ये तो सामान्य फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि आपने ये तो समझ लिया कि ये सामान्य फिजियोलॉजी इसकी ये है, लेकिन योग में इसका प्राणायाम का महत्व कहां पर आता है? जब हम श्वास लेते हैं तो प्रत्येक श्वास के साथ, चूंकि हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है, आत्मा चेतन है, उसमें चेतना शक्ति है, तो कोई जब चैतन्य व्यक्ति है, चीज है, तो वह चेतन चीज को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होती है। ये संपूर्ण जो वायु बह रही है, इस वायु में प्राण का संचार हो रहा है। प्राण मीन्स वाइटल सुप्रीम एनर्जी या वाइटल सुप्रीम वाइटल पावर, वह पूरे एयर में संचरित हो रही है। अब मेरी चेतना कैसी है, उसे हम ले किस समय कैसी स्थिति में हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। उस प्राण को हम कितना आधानित अपने शरीर में कर पाते हैं, ये हमारे खुद की कैपेसिटी पर निर्भर करता है और हमारी शरीर की जो उस समय की जो तात्कालिक स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। सामान्य तौर पर हम लोग देखो, एक चीज और आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें बायल का नियम पढ़ा होगा, P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। उसको अगेन जब करेंगे तो PV = R। P है एटमॉस्फेरिक, P है प्रेशर
और V है वॉल्यूम और R कांस्टेंट है। जब हम एयर लेते हैं तो ये सामान्य सी बात होगी कि जब हमारे शरीर में दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा तो दबाव घटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से विपरीत अवस्था में बातें होती, ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो नियम है, यही नियम काम करता है हमारी जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। एक और चीज इसमें काम करती है, आपने सुना होगा हवा का जो वो है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, हमारे आगे के लेक्चर में अभी 10-5 मिनट में ये बात समझाएंगे हम। पहली चीज बॉयल का नियम, दूसरा है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का जाना। तब आपको मेडिटेशन का महत्व, प्राणायाम में मेडिटेशन में प्राणायाम का महत्व समझ में आएगा। तो एक तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये इसकी जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं वो क्या है। एक चीज आपने देखा होगा, जो कुछ सामान्य स्वतः क्रियाएं हैं हमारे शरीर में हर समय चलती रहती हैं। जैसे होता है कि हम कुछ स्पैस्मोटिक एक्शन, जैसे स्पैस्मोटिक एक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हिकअप जानते हो ना, हिचकी आना। वो नहीं कि कोई याद कर रहा है तब हिचकी आ रही है। सामान्य तौर पर यह है हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जो जनरली प्रोड्यूस होती है एक सडन इंस्पायरेशन की कंडीशन से। आप सडनली एकदम से, तो उसके माध्यम से हिकअप यानी हिचकी की प्रक्रिया आती है। ये हेलो बच्चों, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो, आवाज आ रही? ये बार बार वीडियो चला जाता है। हाँ, तो मेरे को लग रहा है स्पेस कम है इसीलिए ऐसा है। खैर, तो हिचकी है, दूसरा खांसी है, और एक और चीज है कि आप छींकते हैं, जम्हाई लेते हैं, आहें भरते हैं, रोने के टाइम पे सिसकियां लेते हैं, चाय पीते हैं, या कुछ और प्रक्रियाएं हैं जिनमें आप सुड़कते हैं। ये सब क्या है? ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो शरीर में स्वतः होती हैं, जिनको हम अगर देखा जाए तो इनको भी हम प्राण से प्राणायाम की प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं। कैसे? ये स्वतः प्रक्रियाएं हैं। जब हमारी वाइटल एनर्जी डाउन होने लगती है और आत्म तत्व कहीं ना कहीं निर्बल सा हो, आत्मा निर्बल नहीं होती है, आत्म तत्व में जो चेतना यानी जो प्रकाश है वो धीरे धीरे आवरणित होने लगता है, तो यह प्रक्रियाएं होने लगती हैं। फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, लेकिन ये उसके फिलॉसफी के अनुसार, योग की फिलॉसफी के अनुसार स्वतः होने लगती हैं। और इनसे, जैसे आप जमवाई लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए जमवाई लेने के बाद एहसास होता है ना, अच्छा होता है, महसूस होता है। बहुत बड़ा कोई सदमा लगा तो लोग बोलते हैं रो लो, रो गए तो मन सही हो जाएगा, मन धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। क्यों कहते हैं मन हल्का? यानी वो जो आवरण हो गया है उस किसके ऊपर, आत्मा रूपी जो प्रदीप्त लैंप है उसके ऊपर जो आवरण आ गया है, उस आवरण को धीरे से हम नष्ट कर दें, ये रोने की प्रक्रिया के माध्यम से। ये स्वतः क्रियाएं हैं, ये होती रहती हैं। इंस्पिरेशन, जब हम श्वास लेते हैं, सामान्य तौर पर जब हम श्वास लेते हैं उसमें हम फेफड़े के 20% सेल्स का यूज करते हैं। सामान्य तौर पर जो हम सांस लेते हैं केवल 20%। कितना बड़ा है फेफड़ा? एक टेनिस कोर्ट के बराबर। टेनिस कोर्ट समझ रहे हो ना, जो टेनिस का पूरा कोर्ट होता है उसके बराबर उसका एरिया होती है। और उस फेफड़े के लिए हम केवल 20% में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं, तो एक नियम और काम करता है शरीर पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और यही गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारी बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल के कारण हमें बीमार बना देता है। ज्यादा से ज्यादा, एक सर्वे हुआ, इसमें देखा गया कि अधिकांश लोगों में ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम जो होती है वो उनकी बैड बॉडी पोस्चर के कारण होती है। फिजियोथेरेपी के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब समझ रहे होंगे। अच्छा, फिजियोथेरेपी के बच्चों में उसमें पढ़ाया जाता है, उनका मूल सिद्धांत यही है
कि एवरी डिजीज कैन प्रोड्यूस्ड बाय फॉल्टी पोस्चर। आप अगर सही अवस्था में नहीं बैठते हैं तो आप में डिसऑर्डर या डिजीज की स्थिति बन जाएगी। तो ये फॉल्टी पोस्चर हमारे योग में भी बोला गया है कि आप अगर सही अवस्थाओं का चयन नहीं करते हैं, अब वो कौन सी अवस्थाएं, जरूरी नहीं है कि आपने शरीर में केवल आपके जो बैठने उठने की अवस्थाएं हैं केवल वो नहीं, आपने सही सही से ढंग से अपने मन को नियंत्रण नहीं किया, अर्थात आपने आत्म संयम की क्षमता नहीं है, आप में आत्मशोधन की प्रक्रियाएं नहीं अपनाई हैं, तो आप समाजोपयोगी नहीं होंगे। और जो व्यक्ति समाजोपयोगी नहीं होता है तो वो आत्म उपयोगी भी नहीं होता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने शरीर के अंग और उपांग पर नियंत्रण नहीं रख सकता है तो वह या तो समाज के लिए घातक हो सकता है या फिर वो स्वयं के लिए घातक होता है। जैसे आपके मन में कोई विचार आया, आप उद्यान में गए, तख्ती लगी है, फूल तोड़ना मना है। अब आपने देखा इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल हैं, देख रहे हैं कि वो खिल रहे हैं, हवा में इधर उधर लहरा रहे हैं, मन चंचल हुआ, मन हुआ ये फूल तोड़ लें। अब आपने देखा, कोई देखे ना देखे, थोड़ी देर बाद एक बार फिर मना किया, दूसरी बार मना किया, मन ने मना किया नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन एकाएक आपके हाथ अपने आप बढ़े और फूल तोड़ लिया, यानी आपने गलत किया, नियम विरुद्ध कार्य कर दिया, यानी आपके उपांगों पर स्वयं की आप में क्षमता नहीं है उनको नियंत्रण में रखने की। आवाज बेटा आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है ना? हाँ, तो अब समझने की बात यहां पर यह है कि यम क्या है? जीवन को ऊर्जा व दिशा देने वाला क्या है? यम। यदि हम आसक्ति और राग प्रवृत्त होंगे, किसी के प्रति आसक्त हो जाएं, उसके राग अनुराग में हर समय अनुरक्त रहें, तो हमारा जीवन भी खराब होगा और हम समाज के लायक ही नहीं रहेंगे। तो हमें आसक्ति की प्रवृत्ति का नाश करना चाहिए और जीवन की जो ऊर्जा है उसको नई दिशा या जीवन की ऊर्जा को निर्दिष्ट करते हुए सही लक्ष्य की दिशा देनी चाहिए। यह है यम। किसके थ्रू हम बता रहे हैं? यह है उसकी वैज्ञानिकता का आधार। दूसरा, आप में यदि सदाचार पालन की क्षमता नहीं है या आप में सदाचार पालन की क्षमता न होते क्षमता है और उस क्षमता को आपने सही दिशा नहीं दी, तो आप में वह व्यक्तित्व में आपके दिखने लगेगा। यदि आप सदाचारी हैं तो आपका व्यक्तित्व वैसा होगा, आप झूठा मिथ्या सदाचारी हैं तो आपका व्यक्तित्व वैसा होगा। यदि व्यक्ति सदाचारी होता है तो उसमें दिव्यता, शुद्धता और पवित्रता अपने आप झलकने लगती है। फिर आसन की बात जब आती है तो आसन क्या होते हैं? शरीर पे गुरुत्वाकर्षण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पहले भी बोला कि गुरुत्वाकर्षण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के जरिए तीन स्थितियों में हम लोग रहते हैं। एक होता है खड़े रहते हैं, एक होता है बैठ जाते हैं, एक होता है लेट जाते हैं। सबसे अधिक प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का कम हो जाता है कब? जब हम बैठे होते हैं और उसमें भी जब हम पद्मासन की स्थिति में होते हैं, क्योंकि पद्मासन की स्थिति पिरामिडिकल शेप बना देती है शरीर को और पृथ्वी में के जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और यह जब स्थिति होती है तो हमारे मन में चंचलता कम होती है, चित्त में परिवर्तन आ जाता है और चंचलता नियंत्रित होके उस जिस भी क्रिया में हम लगे, ध्यान में लगे हैं या प्राणायाम में लगे हैं, उसकी तरफ प्रवृत्त कर देती है हमें। सबसे खास बात एक और होती है, जब हम खड़े होते हैं तब मन बहुत चंचल होता है। उस समय हमें अपनी चंचलता को नियंत्रित करने में थोड़ा समय अधिक लगता है। यही कारण है कि आपको हमने एक बार बताया था, प्रेक्षा ध्यान की जो स्थितियां हैं उनमें कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग करवाने में हम 3 प्रक्रिया बताई, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। सबसे कठिन होता है खड़े होकर करना, और जो खड़े होकर कायोत्सर्ग कर लेता है वो एक अच्छी
प्रकार का या उत्कृष्ट किस्म का कर लेता नहीं, करने में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वो उत्कृष्ट प्रकार का योग साधक कहलाता है। तो और फिर बाद में प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का को सामान्य अर्थ में श्वास का नियंत्रण या श्वास नियमन भी कहा जा सकता है, और वह श्वास नियमन और नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राण जो 72,000 नाड़ियां या जो भी आपने पढ़ा है 3.5 लाख नाड़ियां, उन नाड़ियों में जो बहन चैनल हैं, वो उन चैनल के माध्यम से हमारे शरीर के कोष कोष में चेतना को पहुंचाने का कार्य करता है प्राण, और यही चेतना हमारे संग्रहित रूप में चित्त बन जाता है। और यही कारण है कि प्राणायाम का अर्थ है प्र और अन। प्रा और अन प्रत्यय मिलके बना प्राण। प्राण मीन्स जीवन का जो मुख्य सार तत्व है, और वह सार तत्व है क्या? आत्मा को चेतना प्रदान करने वाला या आत्मा में चेतना की अनुभूति करा देने वाला, वह है प्राण तत्व। और उनका आयाम माने अभी तक आपने पढ़ा डायमेंशन या विस्तार, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आयाम का अर्थ होता है नियंत्रित करना। हम विस्तार तो करते हैं, मान लिया हमने अभी वीडियो नहीं आ रहा, नहीं हम आपको करके बताएं, जैसे हाथों को फैला रहे हैं तो डायमेंस हुआ कि वो फैलाया और फिर फैला तो दिया, क्या वहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको फिर हम में समेटने की क्षमता हो, वह है नियंत्रण। यानी हमने विस्तारित किया और फिर समेट लिया। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, परिवर्तन क्या होती है? सामने क्या होता है? स्टर्नम, उसके अगल बगल क्या है? रिब्स हैं। रिब्स में और इंटरकॉस्टल मसल्स ये एक्सपेंड करते हैं। जब हम सांस भरते हैं तो एक्सपेंड करते हैं, तो वो बढ़ती है जगह, जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है। एक बार फिर ट्राई करके देखें। हाँ, थोरेसिक कैविटी थोड़ी देर के लिए, जब इंस्पिरेशन यानी श्वास लेते हैं तब बढ़ती है, और होता क्या है? डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। सामान्य अवस्था में जो हमने अभी बोला ना 20% केवल सेल काम करती है, उस समय जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम केवल और केवल 1 से 1.5 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर डाउन होता है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो यही डायफ्राम 7 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम बैठे हुए होते हैं, जो पद्मासन की अवस्था होती है, उस स्थिति में जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में कैविटी, हमारी थोरेसिक कैविटी बढ़ती है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, और उस स्थिति में कितना बढ़िया प्रोसेस है, इसको आप प्रामाणिक रूप में समझ सकते हैं कि जब कैविटी बढ़ेगी तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी किसका वॉल्यूम? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो अपने आप दाब घटेगा, तो हवा जो आएगी वहां पे वो वाली बात जो हमने बताई ना कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो वहां निम्न दाब घट गया दाब, तो जो श्वास में आपने हवा ली, ज्यादा से ज्यादा इनटेक करेंगे आप एयर को, अधिक इनटेक करेंगे तो जो सेल सुप्त आलस में पड़ी हैं लंग्स की, जो एल्वेलाई बिल्कुल शांत पड़ी, उनमें कहीं हवा कभी गई नहीं, वो भी एक्टिवेट होंगी। तो जब उनको काम दिया जाएगा तो वो एक्टिवेट होने के बाद वो सक्रियता दिखाएंगी। जब सक्रिय होंगी तो उन्हें बार बार, अगर हम रोज की नियमन में अपने रोज के रूटीन में ले आएंगे ये प्राणायाम को, तो हमारे जो लंग्स हैं उनकी एवरी सेल वर्क करना शुरू कर देगी। जब पूरी सेल वर्क करना शुरू कर देंगी तो बॉडी में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ प्राणों का भी संचार शरीर में सही ढंग से होने लगेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो विजातीय पदार्थ जो चुपचाप, जो बेकार रहे, जैसे आपने देखा है ना खाली जमीन पे लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उसी तरह से जो सेल हमारी वर्क नहीं कर रही थी, वो बेकार पड़ी थी, उन पे इंक्रोचमेंट कौन कर लेता? पैथोजन आके कर लेते हैं। उन इंक्रोचमेंट करे हुए पैथोजेंस को जब वो वर्क करना शुरू करती, तब वो जगती, अरे तुम मेरे यहाँ कैसे आ गए, भागो यहाँ से, निकलो। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको स्पेल आउट करना शुरू कर देते हैं, वो बाहर जाने लगते हैं। अधिकांश देखा गया है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट यही गुरुत्वाकर्षण के कारण से, क्योंकि एपेक्स पार्ट जो होता है हमारा फेफड़े का, वहां पर अधिकांश इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वहां तक एयर जा नहीं पाती, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम लोग डीप ब्रीदिंग नहीं लेते या सामान्य तौर पर प्राणायाम की स्थितियां नहीं लाते। सामान्य तौर पर सबको पता है ना 15 से 18 बार एक मिनट में सांस लेते हैं। कितना टाइम लगता होगा? ज्यादा 3 से 3.4 सेकंड का लगभग।
और फिर भी हम लोग कब क्या करते हैं, जब वो 3.4 सेकंड का टाइम देते हैं, उसको अगर हम और बढ़ा लें, थोड़ा-सा वो यानी हम जब प्राणायाम की स्थिति लाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 1 मिनट में 4, 5, 6 बार कर लेंगे, श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया। तो ये जब हम बढ़ा लेंगे, तो प्राण को जाने का मौका मिलेगा। वो एक चुंबकीय आकर्षण उनमें होता है, आत्मा में आकर्षण है प्राण को अपनी तरफ खींचने का। और जब वो प्राण शरीर में जाएगा, तो एवरी सेल